हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के सेशन में। और आज 4 जून है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दोस्तों, ये खिताब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने पंजाब किंग को हराकर जीत लिया है। और फाइनल मैच 3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। और पहली बार आरसीबी ने यह ट्रॉफी उठाया है आईपीएल 2025। और आईपीएल फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कुणाल पांड्या, जिसने 2 विकेट लिया है। और ये पूरे सीरीज़ का जो ये कप हुआ, इसमें ऑरेंज कप मिला है साई सुदर्शन को, जो गुजरात टाइटंस से खेलते हैं। और 759 रन इन्होंने सबसे अधिक रन बनाया है। पर्पल कैप मिला कृष्णा को, और ये भी गुजरात से ही खेलते हैं, जिन्होंने 25 विकेट लिया। और ये पहली बार है जब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर चौथी बार फाइनल में पहुंची है और इसने ट्रॉफी उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जो 80 संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष है, इसे एनालेना बैरबॉक को चुना गया है दोस्तों। और ये जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं, और इनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष चुन लिया गया है। और इस पद को संभालने वाली पश्चिम यूरोपीय समूह की पहली महिला और उंगा का नेतृत्व करने वाली कुल 5वीं महिला बन गई है। यानी ये 5वीं महिला बन चुकी हैं जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स के द्वारा लॉन्च किए गए नए संचार उपकरण का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नाम है एक्सचैट। और जिस तरह से हम व्हाट्सअप, टेलीग्राम आदि चैनल को यूज़ करते हैं, उसी तरह से एलन मस्क के द्वारा, ये कंपनी के द्वारा एक्सचैट अब लाया जाएगा, जिसमें उन्नत इंक्रिप्शन और गायब होने वाले संदेश, मल्टीमीडिया सपोर्टेड अन्य सुविधाओं के साथ या फीचर्स के साथ ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने किस तरह के आरोपों को स्वीकार किया है? तो दोस्तों, ये अपराध मानवता के खिलाफ अपराध माने गए हैं, और अब इन पे ये आरोप स्वीकार कर लिए गए हैं शेख हसीना के खिलाफ। और इन पर 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद वहाँ पे विद्रोह का समर्थन करने के लिए मानवता के खिलाफ अपराध करने का आरोप है। और न्यायाधिकरण ने हत्या और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा भड़काने सहित अन्य कथित कार्यों के जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी तो हाल फिलहाल में शेख हसीना भारत में निवासित के तौर पर रह रही हैं। बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, इसकी स्थापना दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इसकी स्थापना रोम संधि के तहत 1998 में रोम संधि को स्वीकार किया गया था 124 कंट्री के द्वारा, और 2002 में ये एक्टिव हो गया। ये बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण है। इसकी स्थापना 1973 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध अधिनियम के तहत की गई थी। और इस अधिनियम का उद्देश्य 1971 के जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ था, उस दौरान नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ के अपराध के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए गठन किया गया था। न्यायाधिकरण का गठन पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुए थे, उन अत्याचारों के खिलाफ संबोधित करने के लिए भी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की पहली बाघ सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये बरवाडे पश्चिमी वन क्षेत्र है, जो पलामू टाइगर रिजर्व उसी का ये क्षेत्र है, से जुड़ा हुआ है। तो यहीं पर पहली बाघ सफारी स्थापित की जा रही है। टाइगर सफारी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। जो टाइगर सफारी है, वहाँ पे पर्यटक जो हैं टाइगर को देखने के लिए एक वैन में जाते हैं, और इसे वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। यह अवधारणा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2012 के दिशा निर्देशों से उत्पन्न हुई है। इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2012 के तहत, उसी के तहत टाइगर सफारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई लॉन्च की गई एआई पहल का नाम क्या है? तो इस पहल का नाम भारत जेन है।
और भारत ने भारत जेन को लॉन्च किया है। यह मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत के जो 22 भाषाएँ विविध भाषाएँ हैं उनके पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उनको सपोर्ट करेगा ये भारत जेन। और इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में जो AI का जो एप्लीकेशन यूज़ है उसको बढ़ाना, उसको समर्थन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के नए पेश किए गए करेंसी नोटों से किस प्रमुख व्यक्ति की छवि को हटा दी गई है? तो दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान जो पहले करेंसी नोट पे इनके छवि थी, इनका फ़ोटो था, उसको हटा दिया गया है। और यह बदलाव जो है बांग्लादेश में जो एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है उसके बीच ये जो प्रतीक था उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। वहाँ के जो अभी कार्यरत प्रधानमंत्री हैं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, उनकी जो अंतरिम सरकार है उसने यह फैसला लिया है। नए नोटों पे जो बांग्लादेश की समृद्ध विरासत को दर्शाया जाएगा, बाकी तो आपके काम का चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में GDP के मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है? तो दोस्तों भारत 2025 में विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और पहली अर्थव्यवस्था है अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जर्मनी और चौथा अब भारत हो गया है। जापान को इसने रिप्लेस कर दिया। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसने भारत का जो GDP है, सकल घरेलू उत्पाद, 2025 में लगभग 4187 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान जताया है। इस तरह से भारत वैश्विक स्तर पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके अलावा कुछ अनुमानों से पता चलता है कि भारत के जो GDP है लगातार बढ़ रही है, लेकिन भारत की जो प्रति व्यक्ति GDP है वो कम बनी हुई है। 2025 में 2711 डॉलर प्रति व्यक्ति GDP थी और वैश्विक स्तर पर इसका रैंक 144वें स्थान पर था। तो ये थोड़ा सा एक डिलेमा के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। कृषि में निवेश को बढ़ाने के लिए, किसानों को उनको अधिक आय दिलाने के लिए ये कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें जो किसान, उद्यमी और उद्योगों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में यह कार्य करेगा। इससे कृषि क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की योजनाओं तक जो है एक्सेस पहुंचना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयार कटार TB2 किस देश द्वारा विकसित एक मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV है? तो ये दोस्तों तुर्की के द्वारा विकसित किया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पाकिस्तान ने तुर्की मूल के ड्रोन भारत पे छोड़े थे वो सब विफल कर दिए गए थे। यही उनमें से भी एक था बयार कटार TB2 ड्रोन। और ये जो है बयार कटार TB2 ड्रोन तुर्की निर्मित मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस का एक UAV है और जिसे निगरानी, टोही और खुफियागिरी के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा दिबांग नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। और हाल फिलहाल में असम के 22 जिलों में भयंकर बाढ़ आया हुआ है और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो दिबांग नदी भी में भयंकर बाढ़ आई हुई है और अरुणाचल के प्रदेश के कई द्वीपों पर, एक द्वीप पर लोग फंस चुके हैं। तो ये नदी अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। यह नदी ऊपरी दिबांग घाटी जिले में भारत चीन सीमा पर किया दर्रे के पास से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शा कार्यक्रम किस सरकारी पहल के तहत क्रियान्वित किया गया है? तो दोस्तों ये डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है शहरी बस्ती और नेशनल जियो स्टैटिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण करना। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत यह सर्वेक्षण किया जा रहा है। और
इसका नेतृत्व ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग करता है। यह कार्यक्रम है भूमि अभिलेखों को जो लैंड है उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है, बेहतर बनाने के लिए कस्बों और शहरों को जो विस्तृत नक्शा उसको तैयार किया जाएगा। तो पूरी तरह से जो लैंड रिसोर्सेज है उसको डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हमारे समक्ष रखा जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।